हेलो दोस्तों, आज के इस छोटे से क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और जवाब। क्योंकि ये सब सवाल और जवाब कहीं ना कहीं पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछने की अत्यधिक संभावना रहता है। इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साइंस का महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ये एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम उठाकर देखिए, या स्टेट लेवल का हो या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देखिए, उसमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। और ये करीब एसएससी का तो फेवरेट है, करोड़ों बार एसएससी में पूछा गया है। तो आज का सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन ए अल्ना, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी रेडियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फीमर हड्डी जो है यह जांघ में पाई जाती है। फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और एक बात आपको बता देते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी बोले, सबसे मजबूत शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बोले, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बोले, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी जो है सबसे मजबूत हड्डी होती है। आप इस सब को कहीं ना कहीं नोट बना कर लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट बना कर लिखिए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा कॉपी वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। छोटा छोटा पॉइंट बना कर लिखिए, जिसे लिखिए शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, यहाँ पे लिख दीजिए फिर जबड़े की हड्डी, बस इतना ही। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम में थ्योरी लिखते रहिएगा तब तो हो गया। और आगे ये जो अल्ना देख रहे हैं, अल्ना तथा रेडियस, अल्ना तथा रेडियस जो है यह हाथ की हड्डी है। ये जो अल्ना तथा रेडियस है यह हाथ की हड्डी है। अल्ना तथा रेडियस यह हाथ में पाया जाता है, यह हड्डी हाथ में पाया जाता है। और टिबिया, टिबिया देख रहे हैं, टिबिया और एक होता है फिबुला। टिबिया तथा फिबुला जो है पैर की हड्डी है। टिबिया और तथा फिबुला, टिबिया तथा फिबुला यह पैर में पाया जाता है। टिबिया तथा फिबुला पैर में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी क्लोरोफिल या फिर ऑप्शन डी जाइलम। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो कि पत्ती में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल वह वर्णक है जो कि पत्तियों में पाया जाता है और यह बाष्पोत्सर्जन के क्रिया में यह सहायक होता है। जब पत्ती अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें यह सहायक होता है और पत्ती में मौजूद रहता पहले से यह क्लोरोफिल। और एक बात यहाँ पे बता देते हैं आपको, और यह जाइलम जो देख रहे हैं पौधा में जड़ से देखे हैं ना, जड़ से यह जल ले जाता है। जाइलम क्या करता है, जड़ से जल को ले जाता है। जाइलम जड़ से जल को ले जाता है एवं खनिज उनिज जितना भी देखे हैं सब यही जाइलम परिवहन करता है। और फ्लोएम का देखें, फ्लोएम जो है ये भोजन बन जाता है तो यह डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब पत्ती में भोजन बन जाता है तो पत्ती में बना भोजन यह की करता है कि पूरे पेड़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, संवहन करता है, पूरे पेड़ में संवहन करता है। और टिश्यू जो है कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। इसका टिश्यू जो है, टिश्यू को ही उत्तक कहा जाता है और उत्तक कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न, ऐसा प्रश्न अक्सर अब एग्जाम में पूछने लगा है। यहाँ पे रहेगा है नहीं, यहाँ पे रहेगा नहीं है।
पहले था कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि होता है या अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब प्रश्न अलग मेथड से पूछा जाता है। अब रहता है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका है ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी लार, ऑप्शन डी थाइमस। तो इसका सही आंसर है लार। लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह सब जो लार ग्रंथि जो है यह बहिस्रावी ग्रंथि है। लार जो है बहिस्रावी ग्रंथि है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, बहिस्रावी, लार जो है बहिस्रावी ग्रंथि है। लार बहिस्रावी ग्रंथि है। और एड्रिनल, एड्रिनल का नाम सुने हैं। एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है लड़ो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। इसे ही लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। और पीनियल, पीनियल का नाम सुना है ना। पीनियल ग्रंथि जो है इसे जैविक घड़ी कहा जाता है। और यह पीनियल ग्रंथि आप देख सकते हैं, जब आँख आप देखें ना, आँख के सीधे सामने रहता है, ठीक सामने रहता है पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि को है जैविक घड़ी कहा जाता है। और यह मानव नेत्र का तीसरा घड़ी भी इसे कहा जाता है, तीसरा नयन कहा जाता है, इसे तीसरा नेत्र कहा जाता है मानव का। और थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि का नाम सुने। थाइमस ग्रंथि से प्रोटीन स्रावित होता है। यह बच्चा में अत्यधिक प्रोटीन स्रावित करता है, यही थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में है नमक का रासायनिक नाम होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl कहते हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में किस रक्त समूह वाले व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होते हैं? ऑप्शन ए O निगेटिव, ऑप्शन बी AB पॉजिटिव, ऑप्शन सी O निगेटिव। यहाँ पे एक कर लीजिएगा O पॉजिटिव, यहाँ पे O पॉजिटिव कर लीजिएगा। ऑप्शन डी AB निगेटिव, यहाँ पे भी कर लीजिएगा AB निगेटिव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है O निगेटिव। O निगेटिव जो है सार्वभौमिक दाता होता है। और सर्वग्राही कौन होता है? तो सर्वग्राही जो है AB पॉजिटिव होता है। सर्वग्राही यानी सर्वग्राही जो है सर्वग्राही जो है AB पॉजिटिव को कहा जाता है। सर्वग्राही AB पॉजिटिव को कहा जाता है। और O निगेटिव जो है उसको सर्वदाता कहा जाता है। क्यों होता है यह सर्वदाता? क्योंकि इसमें ब्लड में एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें जो है एंटीजन नहीं पाया जाता। और AB ब्लड ग्रुप में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इस कारण से जो है सबको एक्सेप्ट कर लेता है यह। और एक बात, ब्लड का जो pH मान है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ब्लड का pH मान 7.4 होता है। ब्लड का pH मान जो है 7.4 होता है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इतना ये जो भी देख रहे हैं O पॉजिटिव, AB निगेटिव या O पॉजिटिव या AB निगेटिव, ये सब जो भी है ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप है, यानी रक्त समूह है। और रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज लैंड ऑस्टिनर व्यक्ति ने किया था सन 1990 में। याद रखिएगा, सन 1990 में लैंड ऑस्टिनर व्यक्ति ने किया था। और इसी ने ही रक्त समूह का नाम दिया था। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है, यानी सबसे अधिक मुलायम होती है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। किसका सही आंसर है? ऑप्शन ए सोना जो है सबसे अधिक मुलायम होता है। सोना सबसे अधिक मुलायम होता है। देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में है निम्न में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया करता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा,
ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सीसा। इन चारों ऑप्शन में जो है कौन पानी के साथ अभिक्रिया करता है? चांदी तो नहीं कर सकता, चांदी क्योंकि घर में माँ बहन पहनते हैं पायल, तब वो अगर जो पानी से पैर धोएंगे तो रिएक्शन करेगा तो खराब ना हो जाएगा चांदी। और तांबा, तांबा तो नहीं कर सकता है, तांबा क्योंकि करेगा तो तांबा का बहुत सारा यंत्र बनाया जाता है, तो उससे तांबा तो हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन डी सीसा, सीसा भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर हो सकता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है यह पानी से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम जो धातु है यह पानी से अभिक्रिया कर लेता है। और एक बात यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो दूध देखे हैं ना, दूध में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम ही रहता है, दूध में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम रहता है। और यह चांदी को देखे है ना, चांदी जो है, चांदी इस सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ये सब जानते हैं, एसएससी में पूछा जाता है, सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी माना जाता है। और इसका अयस्क का नाम लिख लीजिए, अयस्क का इसका नाम अर्जेंटाइन होता है, ये इसका अयस्क का नाम अर्जेंटाइन होता है, चांदी के अयस्क का नाम अर्जेंटाइन होता है। और तांबा के बारे में आप जानते हैं, तांबा एक उत्कृष्ट धातु है, तांबा जो है एक उत्कृष्ट धातु है। और तथा यह संक्रमण नहीं करता है, मतलब यह प्राकृतिक में यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह संक्रमक धातु नहीं है। ये संक्रमक धातु नहीं समझे, संक्रमक धातु में वैसा होता है जो नमी तथा हवा से रिएक्शन करके उस पर कुछ जंग टाइप के बना देता है, लेकिन यह तांबा ऐसा नहीं है, संक्रमक धातु तांबा नहीं है। और सीसा का तो नाम सुनबे किए हैं, सीसा एक ऐसा तत्व है जिसको कि सीसा से जो है कागज पर लिखने का काम किया जाता है। सवाल में क्या है, नेक्स्ट सवाल में भार का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ग्राम। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक कभी भी किलोग्राम नहीं मारिएगा, किलोग्राम कभी भी नहीं मारिएगा, क्योंकि किलोग्राम जो है द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जो आप वजन नापते हैं वो द्रव्यमान नापते हैं, ना कि भार न्यूटन में नापा जाता है, लेकिन ऐसे ही सब लोग नापते हैं। जब भी आप कहते हैं ना कि 1 किलो 2 किलो, तो आप न्यूटन में शरीर का जैसे वजन आप नापते हैं, तो शरीर का वजन आप न्यूटन में नापते हैं, लेकिन कहते हैं उसको भार, किलोग्राम में कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन, इसका सही आंसर है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक तो किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पे लिख लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक जो है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक यहाँ पे 2-3 लिख लीजिए, काम देगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और ज्योति तीव्रता का नाम सुने हैं ना, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है कैंडला होता है, जिसे ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला, जिसे सीडी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में लट्टू को घुमाने में किस बल का प्रयोग किया जाता है? ये सबसे बेहतरीन सवाल है। लट्टू को घुमाने में किस बल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल,
या फिर ऑप्शन डी केंद्राभिमुख बल। इसको जानते हैं, केंद्राभिमुख बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, इसे ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय, इसे ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। किस बल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्राभिमुख बल का ही प्रयोग किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे रोड पर देखें कार जो है ऑटोमेटिक अपने रास्ते पे मुड़ जाता है, तो यही केंद्राभिमुख बल के कारण जो है कार अपने आप टर्निंग पे मुड़ जाता है। और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, यही केंद्राभिमुख बल के कारण जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है, यानी प्रबल अम्ल का मतलब मजबूत अम्ल, और प्रबल क्षार का मतलब मजबूत क्षार को आपस में जब मिला देते हैं तो उसका जो लवण तैयार होगा उसका पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 7 से कम। और यहाँ पे आपको एक बात हम पूछते हैं, जो ये पीएच मान देखें हैं ना, पीएच पैमाना का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच पैमाना का अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पीएच मान में 7 से कम होगा, 7 से पीएच मान में, पीएच स्केल में जो पीएच स्केल देखते हैं तो 7 से कम होगा तो वो होगा अम्ल। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 7 से कम होगा तो होगा अम्ल, और 7 से अधिक होगा तो होगा क्षार। 7 से अधिक होने पर क्षार होता है, और 7 आ जाए तो उसे उदासीन कहते हैं, उसे उदासीन कहते हैं। 7 आ जाए तो उसे उदासीन कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है उदासीन ही है, ऑप्शन ए 7। यानी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार को आपस में मिला देते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में सोना किस में घुलनशील होता है? ये जो सोना देख रहे हैं किस में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को ही अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया। ऑप्शन डी लोहा। सोना जो है किस में घुलनशील होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्वारेजिया में जो है सोना घुलनशील होता है। और सोना के साथ साथ आपको आप बता देते हैं कि सोना के साथ साथ यह प्लेटिनियम जैसी धातु को यह पिघला देता है, यानी घुलनशील बना देता है। सोना तथा प्लेटिनियम जैसी धातु को भी यह घुलनशील बना देता है। और इसका जो एक्वारेजिया का निर्माण होता है, एक्वारेजिया का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम सुना ना, पीछे आया था HCl और तथा HNO3 तथा HNO3 इसका जब 3:1 में जब मिलाते हैं तो एक्वारेजिया का निर्माण हो जाता है। इसका जब 3:1 में मिलाते हैं तो एक्वारेजिया का निर्माण होता है। में जो है सोना तथा प्लेटिनियम जैसी धातु घुलनशील होती है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। आज का ये लास्ट सवाल है, आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है? ऐसे आपको हम बता देते हैं कि मुंह का पीएच मान जो है 5 से 5 होता है। मुंह का पीएच मान जो है 5 होता है, और 5 से कितना कम होता है तब दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। 5 से क्या अधिक होगा तब, या 5 से कम होगा तब? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।